तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, हमारे पास रामलाल मुसन्निफ़ का एक ऐसा सबक लिखा हुआ है जिसको सफ़रनामा कहते हैं। तो सफ़रनामा उर्दू अदब की एक मकबूल सिनफ़ यानी कि एक मशहूर किस्म रही है कि हर सफ़र एक ख़ास तजुर्बा होता है। सफ़रनामे यानी कि जहाँ हम जैसा कि चार मीनार देखने के लिए हैदराबाद गए, दिल्ली गए कुतुब मीनार देखने के लिए, जामा मस्जिद देखने के लिए गए, और या तो फिर वहाँ पर हम जो है तो बीबी का मकबरा देखने के लिए गए। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है तो इसको तहरीर करना, नोट कर लेना है कि घर से निकलने से लेकर वापस आने तक साथ साथ में क्या हुआ, कौन कौन सी चीज़ें देखे, कौन कौन सी चीज़ों का आपने मुशाहिदा किया, क्या ख़ास बात देखने के लिए आपको मिली है। तो ऐसे तमाम जो ऐसे मज़मून अगर हम लिख लेते हैं तो वो मज़मून कहलाता है सफ़रनामा। सफ़रनामे के वाक़यात को, हाल को अगर हम लिख लेते हैं वो सफ़रनामा कहलाता है। तो अगर किसी शख्स में इस तजुर्बे को बयान करने की सलाहियत हो तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जाता है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजुर्बात की रुदात दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे। तो उर्दू नस्र की तरक्की के साथ साथ हमारे अदबी सफ़रनामे, अदबी सरमाए में कई सिनफ़ों का इजाफ़ा हुआ है, यानी कि कई सिनफ़ का इजाफ़ा हुआ है। जैसे सवाने निगारी है, ख़ुद नविश्त है, तनकीदी है, इंशाइया है, सफ़रनामा है। तो ये सब नस्र की निस्बतन जदीद तरीन इसनाफ़ है, यानी कि ये आज की बनाई हुई नए दौर की जो है तो ये सिनफ़ है। तो आइए इसी तरह से रामलाल का लिखा हुआ जर्द पत्तों की बहार, ये सफ़रनामा देखिए रामलाल बयान कर रहे हैं कि जब मैं वाहेगा के रास्ते पर, कहाँ का वाहेगा, यानी कि ये एक रास्ते का नाम है, यानी कि वाहेगा जो है तो ये ज़िला लाहौर में है, यानी कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक ज़िला है लाहौर, लाहौर का एक गांव है। तो जब मैं वाहेगा के रास्ते 8 फरवरी 1980 ईस्वी को रेल के ज़रिए लाहौर की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे दिल में कई तरह के वसवसे आ रहे थे, यानी कि ख़यालात आ रहे थे कि ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, या पिछली ज़िंदगी कैसी गुजरी है, वहाँ क्या हुआ था, कैसा हुआ था, कैसी हमारी ज़िंदगी गुजरी है, तो ये ख़यालात आ रहे थे। तो वहाँ क्यों जा रहा हूँ, मुसन्निफ़ के जहन में आया कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, वहाँ तो अब मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं रहता, यानी कि कोई सगा भाई भी, समधी भी कोई वहाँ नहीं रहता है। तो पाकिस्तान सरकार ने 1978 ईस्वी में एक बार मेरी वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, यानी कि कैंसिल कर दी थी। कब की बात बता रहे, 1978 ईस्वी की पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान सरकार ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने मेरी वीज़ा की मैंने जो दरख्वास्त की थी, एप्लीकेशन की थी, तो वो कैंसिल हो गई थी, मुझे वीज़ा नहीं मिला था। अब दूसरी बार दरख्वास्त देने पर अचानक, यानी कि जब वो दूसरी बार दरख्वास्त देने के लिए पहुँचे तो अचानक, यानी कि इत्तेफाक से मुनीर अहमद शेख, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी, यानी कहाँ पर, हिंदुस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में, यानी कि सिफारत खाने में, सिफारिश करने के खाने में प्रेस काउंसलर है। कहाँ पर है वो, प्रेस काउंसलर है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान जाने वाले लोगों की सिफारिश करते हैं। तो मुझे ये कहकर वीज़ा दिलवा दिया, कि उनको वीज़ा दिलवा दिया रामलाल को, और क्या कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत पाकिस्तान दोनों तरफ के अवाम में मोहब्बत और दोस्ती के जज्बात को बढ़ाना चाहती है, यानी कि हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान दोनों गवर्नमेंट, दोनों हुकूमत, दोनों सरकारें जो है तो आपस में लोगों के मेल मिलाप को, मोहब्बत को, दोस्ती को बढ़ावा देना चाहती है, जिनके रिसालों में मैं छपता रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान के रिसालों में भी और हिंदुस्तान के रिसालों में भी मुसन्निफ़ के मज़ामीन छपते रहे। मैं छपने से मुराद मुसन्निफ़ के मज़ामीन छपते रहे, और जिनके खुदूखाल उनकी तख्लीक़ात से पहचानता हूँ, उनमें से कई एक ने अक्सर मुझे अपने यहाँ आने की दावत भी दी। मुसन्निफ़ दूसरा पैराग्राफ बयान करे कि मैं मियानवाली में पैदा हुआ था, नकले मकानी मुझे विरासत में ही मिली थी, यानी कि मकान जो है तो मुझे विरासत में मिला था। अब मैं आर्जी तौर पर उस जगह की तरफ लौट रहा हूँ जहाँ मेरे कई बुज़ुर्गों और अजीज़ों ने आखिरी सांसें ली थी, यानी कि अब वो उनके आबाई वतन की तरफ लौट रहे हैं।
जिस मकान में मेरी माँ ने जान दी थी और जिसकी शक्ल भी मुझे याद नहीं, यानी कि जहाँ मेरे वालिदा का इंतकाल हुआ था कि मुझे अच्छी तरह से मेरे वालिदा का चेहरा भी मुझे याद नहीं, क्योंकि तब मैं सिर्फ 2-2.5 साल का था, 2-2.5 साल उनकी उम्र थी। इसी मकान में उसे फिर से तलाश करूंगा, यानी कि मैं वो गांव जा रहा हूं और फिर वहीं मैं जो है तो अपने घर में पहुंचूंगा और फिर वहीं मैं अपने माँ को तलाश करूंगा। मैं भी उसी मकान में पैदा हुआ था, लाहौर में जवान हुआ था और वहां से मैं जवान होकर आया था। कि मुसन्निफ़ हिंदुस्तान से दोबारा लाहौर वापस जाना चाह रहे हैं, वीज़ा भी मिल गया है और मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि मैं वहीं पैदा हुआ, मैं वहीं जवान हुआ और वहाँ मैं जवान होकर यहाँ पर आया था। अब 56 बरस की उम्र में वहाँ लौट रहा हूँ। कितने बरस की उम्र में? 56 बरस की। तो मेरे बचपन और बुढ़ापे के दरमियान का जो उम्र का ये फासला किस कदर तवील हो गया था कि यानी कि बड़ा हो गया था कि जो अब रेल की रफ्तार के साथ साथ लम्हा बा लम्हा यानी कि हर घड़ी सिमटा जा रहा था, यानी कि कम होता जा रहा था। इसी फासले को मैंने बेशुमार मर्तबा ख्वाबों की मदद से आनन फानन की मदद से यही फासलों को, यही गाँव को, यही शहरों को मुसन्निफ़ ने देखा है। ख्वाबों के सामने सरहदें और फासले की कोई हिम्मत नहीं रखती, यानी कि कोई कैद नहीं है। ख्वाब जो है तो ऐसा नहीं है कि ख्वाब में भी जो है तो हमको वीज़ा लेना पड़ता है पाकिस्तान जाने के लिए, ऐसा नहीं है। बल्कि ख्वाब जो है तो किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी देश, दुनिया के कोई भी कोने में का काम हम अपने माजी के साथ इसलिए अभी तक जुड़ा रहा हूँ कि वो मेरे ख्वाबों में अपनी असली हालत में भी तक मौजूद है। हालत जो है तो अभी तक मौजूद है। मैंने इतना अरसा ख्वाबों के साथ जीना सीखा, यानी कि सिर्फ मैंने जो है तो ख्वाब देखे हैं वहाँ के, वहाँ गया नहीं। मैंने अपने माजी को भुलाने की कभी कोशिश की तो ये अचानक मेरे किसी न किसी कहानी में घुसकर बैठ गए, यानी कि पुराने वाक़या जो है तो भुलाए नहीं जाते हैं। जहाँ हम अपने आबाई वतन में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो वाक़यात भुलाए नहीं जाते हैं और फिर उसके बाद भी इत्तेफाक से वो वतन अगर हमको छोड़ना होता है, हम दूसरे वतन भी जाते हैं, वहाँ से लौटकर अगर हम और तीसरे शहर चल जाए तो फिर दोनों गाँव के आबाई वतन के भी जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है वहाँ के भी ख़यालात जो है तो भुलाए नहीं जाते। किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी वाक़या से जो है तो सामने मैंने अपने माजी को भुलाने की कभी कोशिश की तो ये अचानक मेरी किसी न किसी कहानी में घुसकर बैठ गया। माजी इंसान की पहचान बन जाता है। ये ना हुआ तो वो बिल्कुल अजनबी बन जाए, अगर ऐसा नहीं हो तो इंसान अजनबी बन जाएगा, किसी दूसरी ही दुनिया का इंसान जिसके पांव ज़मीन के साथ नहीं लगे होंगे, यानी कि जो ज़मीन के साथ, जिस पर ज़मीन पर जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ज़मीन पर रहने वाला जो नहीं है, तो फिर ये इसका किस्सा हमारी ज़मीन है और ज़मीन ही के साथ हमने हमेशा गहरा रिश्ता कायम रखा है। मुसन्निफ़ रामलाल कह रहे कि ज़मीन के साथ ही हमने हमेशा हमारा गहरा रिश्ता जो है तो कायम रखा है, रिश्ते को तोड़ा नहीं है, रिश्ते को ख़त्म नहीं अचानक किया। माजी की भूल भुलैयों से निकलकर लाहौर की मुज़ाफ़ात में फैले हुए खेतों, यानी कि मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मैं जो है तो ट्रेन में उनका सफ़र जारी है और जहाँ वो पाकिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ पर लाहौर जा रहे हैं तो वहाँ के जो है तो भूल भुलैयों में वो खो गए थे, यानी कि वहाँ के ख़यालात उनके जहन में आना शुरू हो गए थे। तो वो उसके ख़यालों के भंवर से वो निकले और फिर उन्होंने अचानक देखा, क्या देखा कि खेतों, ईंटों के भट्टों, यानी कि जहाँ ईंट बनाई जाती है, खेत नज़र आ रहे हैं, खेतों में ईंटों की भट्टियाँ नज़र आ रही है, छोटे छोटे कस्बाती मकानों, यानी कि छोटे छोटे मकान वाले गाँव और छोटी छोटी मस्जिदों के मीनारों के दरमियान पहुँच जाता हूँ। यानी कि फिर देखता हूँ कि मस्जिदें, छोटे छोटे गांव नज़र आ रहे हैं, मस्जिद नज़र आ रही है, उसके मीनार नज़र आ रहे हैं। मैं महसूस करने लगता हूँ कि मेरे नथों में जो ताज़ा हवा आ रही है, यानी कि मेरे जो नाक में ताज़ा हवा महसूस हो रही है, मैं खुशबू सूंघ रहा हूँ, वो मेरी जानी पहचानी सी है। मैं उसकी खुशबू सूंघ कर बता सकता हूँ कि ये मेरे लाहौर से आ रही है। मुसन्निफ़ रामलाल कह रहे कि मैं खुशबू सुनकर बता सकता हूँ कि ये लाहौर से आ रही है, पंजाब के उस हिस्से से आ रही है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाया। मैं ट्रेन की खिड़की में से बड़ी खामोशी से तेज़ी से गुजरते हुए वॉच टावरों को, यानी कि जहाँ गांव में, शहरों में वॉच टावर, यानी कि देखने के लिए जो बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं, ऊपर टावर बनाए जाते हैं, उस पर खड़े रह के देखा जाता है, तो वॉच टावरों और ऊंची ऊंची घास और मिट्टी में छुपे हुए पुल बक्सों की तरफ देखता हूँ, यानी कि मिट्टी में छुपे हुए
बहुत सारी चीज़ों को मुसन्निफ़ देख रहे हैं, घास उगी हुई है, कुछ बड़ी है, इन तमाम चीज़ों को ट्रेन से वो देख रहे हैं। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा है, धूप है, खुशबू है और खेतों में हर तरफ उगे हुए सुनहरे गुंदुम के लहलाते हुए खुशिये है, यानी कि झीलें है और रेल की पटरी की मुतवाज़ी दौड़ती हुई एक सड़क है। यानी कि मुसन्निफ़ कह रहे कि यहाँ मुझे अब तो सिर्फ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, धूप नज़र आ रही है, खुशबू है, खेतों में लहलाते हुए गेहूँ गुंदुम, यानी कि गेहूँ का बीज पेरा गया है, उसके पौधे उग आए हैं और रेल जो है तो पटरी पर से दौड़ रही है और दौड़ती हुई जो है तो एक सड़क है, यानी कि रेल पटरी नज़र आ रही है और पटरी नज़र आ रही है और जिस पर 2 जापानी कारें आगे पीछे दौड़ रही है। यानी कि रेल में से मुसन्निफ़ ये देख रहे हैं कि एक ट्रेन जो है तो दौड़ रही है और पटरी ट्रेन के बाजू की जो मुतवाज़ी, यानी कि बाजू में जो है तो एक सड़क नज़र आ रही है और सड़क पर जो है तो 2 जापानी कारें आगे पीछे दौड़ रही है, यानी कि एक आगे चल रही है, जोहड़ यानी कि झील के सामने कई भैंसें बैठी हुई है, यानी कि एक झील है, पानी की चश्मा है और वहाँ पर कई भैंसें बैठी हुई है, जिनकी तरफ ज़रा फासले पर, यानी कि एक थोड़े से फासले पर जो है तो छकड़े के पहिए के साथ बंधा हुआ एक ऊँट है, यानी छकड़े के पहिया, छकड़े के चाक पर जो है तो चाक से जो है तो रस्सी से बना हुआ एक ऊँट वहाँ पर नज़र आया। फलसफियों की सी गंभीरता से, यानी कि गहरे सोचने वाले और दूर अंदेशी से एक टिक देख रहा है, यानी कि जिस तरह से इंसान एक टिक दिखता है, किसी सोच में डूब जाता है और डूबने के बाद में फिर भंवर से निकलता है, तो वैसा ही जो है तो ऊँट भी बैठा हुआ है और एक टिक लगाए हुए एक जगह देख रहा है। टिक लगाकर देखना, यानी कि एक जैसा देखना। और एक पेड़ के नीचे एक गबरू लेटे लेटे बांसुरी बजा रहा है। गबरू यानी कि वल्हाना रखने वाला नौजवान बांसुरी को बजा रहा है। और एक मकान के आंगन की दीवार पर, एक मकान नजर आ रहा है, उसकी दीवार पर जो है दोशीज़ा यानी कि कोई औरत धूप में रंगीन खीस को यानी कि कपड़ों को उलट पुलट कर देखते देखते अचानक गाड़ी की तरफ मुतवज्जे हो गई। यानी कि एक कोई दोशीज़ा है, कोई खातून है जो अपने घर के आंगन में दीवार पर कपड़े सुखाने को उसने डाली थी और वो कपड़ों को उलट पुलट कर देख रही है कि सूखे हैं या नहीं सूखे। और फिर अचानक उसकी निगाह जो है तो वो मुतवज्जे ट्रेन की तरफ हो जाती है और ट्रेन की तरफ। अगला पैराग्राफ देखिए कि फिर मेरी नज़र के सामने मुगलपुरा वर्कशॉप के शेडो के चमकते हुए टीन उभर आते हैं। यानी कि जहाँ दुकानों के सामने वर्कशॉप होते हैं, काम की दुकानें होती है, मैकेनिकल की दुकानें होती है, ऐसी बहुत सारी दुकानें कि जहाँ दुकानों के सामने से बचने के लिए तो मुसन्निफ़ को फिर वो नज़र आए। यहीं कहीं मैं 5 साल खुराद मशीन का काम सीखता रहा, यानी कि हुनरमंदी का वो काम। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि यहीं कहीं मैं 5 साल तक खुराद मशीन का काम सीखता रहा, यानी कि मैं हुनरमंदी का काम जो है तो मशीनों पर सीखता रहा। रेल का शोर अचानक बढ़ गया, यानी कि रेल ने स्पीड पकड़ ली। अब गाड़ी यार्ड में दाखिल हो गई है। यार्ड में यानी कि जहाँ गाड़ी खड़े करने की जगह होती है वहाँ पर दाखिल हो गई है। दोनों तरफ मालगाड़ियों का सिलसिला है, दोनों तरफ जो तो मालगाड़ियाँ दौड़ रही है, जिससे निकलते ही अचानक मुझे लाहौर का साइन बोर्ड दिखाई नज़र आया, यानी कि जहाँ गांव का नाम होता है। और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर रुक जाती है। गाड़ी जो तो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और रुक गई। इस डिब्बे में मेरा हमसफ़र अली अब्बास हुसैनी मरहूम, यानी कि जो मर चुके हैं, और मरहूम का एक रिश्तेदार है। कौन है? रिश्तेदार है मरहूम का, मीर हमसफ़र अली अब्बास हुसैनी। उनके साथ में मीर अली अब्बास हुसैनी का एक, जिनका इंतकाल हो गया, उनका एक रिश्तेदार है जिसे कराची जाना है, यानी कि लाहौर ने बल्कि कहाँ जाना है, कराची जाना है। वो और मैं दोनों कितनी देर से खामोश है। वो भी खामोश बैठा हुआ है, अली अब्बास हुसैनी का लड़का, और मैं भी खामोश बैठा हुआ है। मैं प्लेटफॉर्म पर उतर जाता हूँ। प्लेटफॉर्म पर चलकर महसूस कर रहा हूँ मैं वाकई ज़मीन पर हूँ, यानी कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई पंजाब की सरजमीन, लाहौर की सरजमीन पर आ गया हूँ। वो ख्वाब नहीं, जो ख्वाब था वो अब पूरा हो चुका है। कुली सामान उठाकर आगे आगे भाग रहे हैं। गाड़ी के हर डिब्बे से सैकड़ों लोग उबल पड़ते हैं। सैकड़ों लोग जो है तो बाहर प्लेटफॉर्म पर निकलते हैं।
बम्बई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के लोग, मर्द, औरतें और बच्चे सफ़र की गिर्द से अटे हुए, यानी कि सफ़र की धूल से पड़े हुए, उनके जिस्मों पर सफ़र की धूल पड़ी हुई और परेशान हैं और थके हुए हैं और हवास बाख्ता, यानी कि अपने होश आवास खो चुके हैं, हैरत से देख रहे हैं। कुछ औरतें जल्दी जल्दी अपने बुर्के पहन रही है। एक लड़के के हाथ में क्रिकेट का बल्ला है, बैट है। एक लड़की अपने बैग में जल्दी जल्दी फिल्म फेयर वो कस्टम वालों की नज़र से बचाकर अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों की शौकीन फ्रेंड्स तक ले जाना चाहती है। यानी कि फिल्म फेयर कैसेट जो है, तो फिल्मों की कैसेट जो है तो वो बैग में छुपा रही है, क्योंकि कस्टम वालों की, यानी कि वहाँ के निगरान लोगों की, यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जहाँ चेकिंग होती है, एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो वहाँ से उनसे नज़र बचाकर जो है तो अपने सहेलियों को, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि हिंदुस्तानी फिल्में कैसी तैयार होती है, कैसी बनती है, तो वो दिखाने के लिए उनको छुपा कर ले जा रही है। जहां कुली ने ले जाकर मेरा सामान एक तरफ रख दिया था, वहां पासपोर्ट चेक कराने वालों की भीड़ देखकर मैं घबरा जाता हूं। यानी कि जहां उनका पासपोर्ट चेक किया जा रहा था, मुसन्निफ वहां पर जो है तो घबराए जाते हैं। यहाँ तो कई घंटे अपनी बारी आने में लग जाएंगी और ये देखकर घबरा रहे कि बहुत लंबी लाइन है, वीज़ा चेक हो रहा है, पासपोर्ट चेक हो रहा है, तो अब जो है तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। कस्टम के पाकिस्तानी अमले की तरफ में बड़ी खामोशी से देखता हूँ, कि मैं अपने खामोशी से देख रहा हूँ पाकिस्तानी कस्टम वाले लोगों को, वहाँ के निगरान को, कि ये सब लोग खूबसूरत और स्मार्ट है, सब पंजाबी ही बोलते हैं, कुली भी पंजाबी बोलते हैं और लाल लाल वर्दियों के नीचे नेशनल ड्रेस भी पहने हुए है। यानी कि वहाँ का जो नेशनल है, कौमी ड्रेस है, वो भी पहने हुए है। एक रंगी शलवार और कमीज, यानी कि एक ही रंग की पैंट भी और शर्ट भी। शक्ल सूरत से कुली नहीं लगते। मैं खुद को पंजाबी बोलने के लिए आमादा करके, यानी कि तैयार करके एक आदमी को रोक कर पूछता हूँ, इथे रिसीव करन आने वाले लोग ता बाहरी खड़े रहिंदे नहीं, यानी कि बाहर खड़े रहने नहीं देते, यानी कि इधर जो है तो इस्तेकबाल करने वाले लोगों को जो है तो अंदर नहीं आने देते, क्या बाहर खड़े रहते हैं, यहाँ अंदर खड़े नहीं रहने देते। तो भीड़ में अचानक कौन आ गया? डॉक्टर एहराज नकवी का चेहरा उभर आता है। डॉक्टर एहराज नकवी सामने आ गए। वो जल्दी से मेरे पास से पासपोर्ट और वीज़ा लेकर कस्टम वालों की तरफ चल देता है, यानी कि वहाँ पर कस्टम वालों की तरफ चल गए, मेरा वीज़ा लिए और पासपोर्ट लेकर। वो भी दूसरे मुसाफिरों की तरह घबराया हुआ है। उसकी घबराहट पर मैं मुस्कुरा देता हूँ और फिर मेरे सामने 3 और मुस्कुराते हुए चेहरे आ जाते हैं। 3 कौन से चेहरे आ जाते हैं? जिसमें डॉक्टर आगा सोहेल, ताहिर तवंसवी और अबसार अब्दुल अली। एहराज की तरह ये आगा सोहेल और अबसार भी लखनऊ के हैं। कहाँ के? लखनऊ के हैं। इन तीनों को मैं उनके बचपन से जानता हूँ। वो हमारी अदबी महफिलों में ही जवान हुए हैं, लाहौर की महफिलों में जगमगा रहे हैं, लाहौर की महफिल में आए हुए हैं। ताहिर तवानसवी पिछले साल डॉक्टर मसूद हसन रिजवी अदीब मरहूम पर रिसर्च करने के लिए लखनऊ आया था। कौन आए थे? डॉक्टर मसूद हसन रिजवी अदीब, यानी कि मरहूम पर जो है तो रिसर्च करने के लिए आए थे। कौन आए थे? ताहिर तवंसवी। किस पर रिसर्च कर रहे थे? डॉक्टर मसूद हसन रिजवी पर रिसर्च करने के लिए लखनऊ आए थे। वो 2 महीने वहाँ रहा था। 2 महीने के लिए लखनऊ में बशीर भी थे, ताहिर रजा जैदी का ड्राइवर। वो सब मेरे सामान का एक एक अंग उठाकर भीड़ में घुसते चले जाते हैं, नहीं कि उनका सामान उठा रहे हैं रामलाल का और भीड़ में घुसते हुए चले जा रहे हैं। एक पोस्ट दूसरी पोस्ट पर, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर, वो वहाँ किसी न किसी को ज़रूर जानते हैं। उनसे मुझे भी मुतारिफ कराते हैं, यानी कि मेरी भी पहचान कराते हैं। रामलाल का अफसाना निगार होना जैसे कोई अहम बात हो, यानी कि मैं अफसाना निगार हूँ जैसे मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो, और उन लोगों के लिए भी जो कि वहाँ के लोगों से मेरी मुलाकात करा रहे हैं, जान पहचान करा रहे हैं। सब लोग हाथ मिलाकर मुस्कुराते हैं और मुझे आगे बढ़ जाने के लिए कहते हैं। अचानक एक टिकट कलेक्टर मुझसे टिकट तलब करता है, अमृतसर से लाहौर तक का, और मैं अचानक याद करके बताता हूँ टिकट तो मैंने लिया ही नहीं था।
क्या कह रहे हैं मुसन्निफ को, मैंने टिकट तो लिया ही नहीं था, मैं तो रेलवे का मुलाजिम हूँ। मैं कौन हूँ? रेलवे का ही की तरह, यानी कि मैंने तो टिकट नहीं खरीदा, मैं भी आपकी तरह रेलवे का मुसाफिर हूँ। वो मुस्कुराकर मुझे जाने देते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर टिकट चेकर जो है तो टिकट कलेक्ट करने वाला टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर, तो उनको मुस्कुराते हैं उनके ये बात पर और वहाँ से उनको वापस जाने देते हैं। अब तुम लाहौर में हो, अपने लाहौर में, आगा सोहेल मुस्कुरा रहा है और क्या कहते हैं कस्टमर वाले कि आप अब जो है तो आप अपने लाहौर में हो, और उसके साथ में आगा सोहेल जो है तो मुस्कुरा रहे हैं। मैंने यहाँ आखिरी बार तनख्वाह ली थी 6 अगस्त 1947 को। मुसन्निफ करेंगे मैंने आखिरी बार 6 अगस्त 1947 को आखिरी तनख्वाह ली थी। मैं इसी प्लेटफॉर्म पर बने हुए कैश ऑफिस की तरफ इशारा करके बताता हूं कि मैंने यही प्लेटफॉर्म से जो है तो 6 अगस्त 1947 को अपनी आखिरी तनख्वाह, मैं इसी प्लेटफॉर्म से का मेल से जालंधर के लिए रवाना हुआ था। यानी कि एक मेल ट्रेन का नाम है कोलका ट्रेन से मैं जो है तो जालंधर के लिए रवाना हुआ था। लाहौर स्टेशन के बाहर 2 कारें मौजूद है। अब स्टेशन के बाहर निकला है तो वहाँ पर 2 कारें मौजूद है। एक तो अबसार अब्दुल अली की थी और दूसरी ताहिर रज़ा जैदी ने भिजवाई थी। वहीं पर कराची से आए हुए राहा सईद और वहाँ सीमेंट फैक्ट्री के मोहम्मद हसन अस्करी भी मौजूद थे। यानी कि लाहौर में जो सीमेंट फैक्ट्री थी मोहम्मद हसन अस्करी की, वो भी मौजूद थे। उन दोनों से मेरा पहली बार तारुफ हुआ, यानी कि मेरी जान पहचान पहली बार हुई। PIA में टेक्निकल मैनेजर है, पॉल्यूशन इंटरनेशनल एयरलाइन, तो वहाँ पर जो है तो पॉल्यूशन इंटरनेशनल एयरलाइन में जो है तो वो टेक्निकल मैनेजर है और अक्सर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते रहते हैं। वो मेरी खातिर रुक गए थे, यानी कि मैं आ रहा हूँ इसलिए वो वहाँ पर रुक गए थे और इसी शाम को कराची जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। एक शाम पहले उर्दू के मुनफरिद नक्काद यानी कि अच्छे परखने वाले मोहम्मद अली सिद्दीकी को एक बहुत ज़रूरी काम से वापस कराची जाना पड़ गया था, लेकिन वो माजूरत के साथ साथ ये भी पैगाम छोड़ गए कि अब वो मेरा इस्तेकबाल कराची ही में करेंगे। यानी कहाँ पर करेंगे? कराची में करेंगे। अचानक आगा सोहेल ने मुझसे पूछा, लाहौर को कुछ बदला हुआ पाया? सवाल किया। आगा सोहेल ने उनसे सवाल किया कि आपने लाहौर को कुछ बदला हुआ पाया? मैंने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें जो बिला शोबा एक जहन कहानीकार की आंखें थी, यानी कि जो कहानी लिखने वाले की आंखें थी, मुझ पर टिकी हुई थी। तो वो आंखें मुझ पर टिकी हुई थी और मेरी हैरत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी और मुझको देख रही थी और वो लुत्फ़ उठा रही थी। वो भी तो लखनऊ की गलियों से कट चुका था, यानी कि वो भी कहाँ का रहने वाला था? लखनऊ का रहने वाला था, तो उसका भी ताल्लुक़ कट चुका था। चंद माह पहले आया था तो वो भी तो वहाँ अपने खोए हुए निशान तलाश करता फिरता था। यानी कि लखनऊ आया था, वो भी वहाँ अपने निशाना यानी कि पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था। कहाँ बैठकर वो दोस्तों के साथ चाय पिया करता था। यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो कौन कौन सी गलियों से होकर निकलता था। तब वो लखनऊ आज़ादी से पहले का था और अपनी सारी रिवायत और पूरे आबो ताब के साथ मौजूद था, यानी कि पूरे अपने राब और दबदबे के साथ उस वक्त खिड़की से बाहर झांकते हुए जवाब दिया। यानी कि कार में बैठे हुए और खिड़की में झांक रहे हैं, देख रहे हैं बिल्डिंगों को, रास्तों को, और जवाब दिया कि बहुत कुछ तो वही है और बहुत कुछ नया नया सा भी है, यानी कि कुछ तो बदल गया है और कुछ नया नया है। आगा सोहेल की रिहाइशगाह वाक़े FC कॉलेज में दोनों गाड़ियाँ साथ साथ पहुँची। कहाँ पहुँची? यानी कि FC कॉलेज में, यानी कि FC कॉलेज का जो है तो लॉन्ग नाम है फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के कॉलेज का नाम है जिसका नाम है फॉर्मर। दोनों गाड़ियाँ एक साथ पहुंची। उनके बेटे मोहसिन से पहली बार मुलाकात हुई। बाप से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा और सेहतमंद नज़र आया। उसने आगे बढ़कर सलाम किया, हाथ मिलाया और मेरा सामान बशीर की मदद से उतरवा कर अंदर ले गया। हम सब एक खुले और खूबसूरती से सजे हुए ड्राइंग रूम में जा बैठे, यानी कि रूम
खुले खुले रूम में, यानी कि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़े हॉल में जाकर, ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। आगा सोहेल अंदर चाय का इंतज़ाम करने चला गया। आगा सोहेल कहाँ चले गए? चाय का इंतज़ाम करने के लिए अंदर चले गए। फिर उसकी आवाज़ भी सुनाई दी, वो फ़ोन कर रहा था। उसने मुझसे कहा, आइए आपको अपने एक देरीना रफ़ीक से मिलाओ, यानी कि जो हमेशा देर से मिलता है, मेरी देर से मुलाकात हुई, देर से दोस्त। अहमद नदीम कासमी थे, जुमा की वजह से घर पर थे। एक गुजरने के बाद, बहुत वक्फा गुजरने के बाद 1942 ईस्वी के बाद मैंने उनकी आवाज़ सुनी। कितने? मैंने उनकी आवाज़ सुनी एक मुद्दत के बाद, और इतने करीब से कि इस शहर में मुझे सबसे पुराने जानने वालों में वो एक थे, यानी कि इस शहर में मुझे सबसे ज़्यादा पुराने जानने वालों में, बुज़ुर्गों में, बड़े लोगों में वो एक मिर्ज़ा अदीब। तो मिर्ज़ा अदीब साहब से भी पहली मुलाकात दिल्ली में 1961 ईस्वी में पहली हिंदू पाकी सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस में हुई थी, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस ली गई थी 1961 में, तो पहली बार उस महफिल में मुलाकात हुई थी। कासमी साहब ने पूछा, कब आए? मैंने बताया, बस अभी आकर बैठा हूँ। खुश आमदीद, उन्होंने कहा कि खुश आमदीद, सब खैरियत से है ना? कब मिलोगे? जी शुक्रिया, जिस वक्त आगा सोहेल लेकर आएंगे हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि जिस वक्त आगा सोहेल लेकर आएंगे मैं आपकी खिदमत में इंडिया, हिंदुस्तान में आ जाऊंगा। अच्छा, क्या प्रोग्राम है? मैं आज ही रात को मुल्तान चला जाऊंगा, वहाँ कल मेरे एक दोस्त की शादी का वलीमा है। कुछ बातें और भी हुई, फिर मैं जल्दी जल्दी गर्म पानी से नहाकर और कपड़े बदल कर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। सोहेल साहब की बेगम और उनके बच्चों से भी मुलाकात हुई। बहुत से प्रोग्राम तय होने लगे, लेकिन कोई प्रोग्राम ना बन सका, कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ। आखिर फैसला ये हुआ कि मैं आज रात से पहले कहीं नहीं जाऊंगा और मुल्तान से लौटकर ही सबसे मिलूंगा। सब लोग चाय पीकर और रुखसत हो लेकर चले गए, यानी कि यहाँ पर जो है तो सबक ख़त्म हो जाता है और रुखसती लेकर जो है तो चले गए।